हम देख रहे हैं क्लास 7 का न्यू एनसीईआरटी जो 2025 एडिशन का है, जिसमें हमने 3 चैप्टर अगर नवारंभ, नगर एवं राज्य पहला चैप्टर था, साम्राज्यों का उदय दूसरा चैप्टर था, पुनर्गठन का काल तीसरा चैप्टर था। मैंने तीसरा चैप्टर को 3 छोटे छोटे वीडियो में बांटा है और उसी तरह से मैं ये अब चौथा चैप्टर जो क्लास 7 का सबसे लास्ट चैप्टर है, गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग, इसको भी 3 पार्ट में मैं बांटूंगा। तो चलिए देखते हैं कि गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग कैसे था। न बल के द्वारा न केवल कूटनीति से अधर्म का नाश किया जा सकता है, न ही चाटुकारिता से धर्म की स्थापना की जा सकती है। राज्य की वास्तविक शक्ति विद्या और बुद्धि में निहित होती है, न कि भोग वृत्ति में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अधर्म के बारे में कि अधर्म का नाश नहीं होगा, किससे? बल से और न ही केवल कूटनीति से। मतलब हो सकता है ये दोनों से हो, लेकिन सिर्फ ये दोनों से नहीं होगा अधर्म का नाश। और धर्म की स्थापना जो है चाटुकारिता और भोग वृद्धि से नहीं होगा। चाटुकारिता और भोग वृत्ति से धर्म की स्थापना नहीं होगा। तो क्या होगा? राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें है? बल में, बल नहीं, विद्या और बुद्धि में। तो अगर किसी राज्य में धर्म की स्थापना करना है, धर्म का मतलब यहाँ किसी रिलीजन से नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है कि बुराइयों का नाश हो और अच्छाई का वहाँ पे स्थापना किया जाए, उसको धर्म के रूप में माना जाता है। हमारा जो मतलब क्या बोले, धर्म के स्थापना के लिए जो कृष्ण भगवान ने जो भी भगवत गीता में कहा है, उस धर्म का कोई हिंदू रिलीजन से कोई मतलब नहीं। धर्म मतलब उन चीज़ों का स्थापना करना जो सही है। तो यहाँ यही कह रहा है कि विद्या, बुद्धि, बल, कूटनीति, ये सब से राज्य की स्थापना होती है और चाटुकारिता और भोग वृत्ति से नहीं होती है। ये कौन कह रहे हैं? कालिदास में रघुवंशम में ये बोले। अजंता की गुफाओं का परिदृश्य, इनका निर्माण 2वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से लेकर प्राय 480 सामान्य संवत के मध्य हुआ। मतलब 2वीं शताब्दी 200 BC से लेके 400 AD तक चला। 400 AD तक चला, सामान्य संवत तक के मध्य अजंता की गुफाओं में नए नए कलाकारी होते रहे, आर्ट बनता रहा। अब इसमें अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर आएगा कि गुप्त कौन थे। गुप्त काल को कभी कभी भारतीय इतिहास में उत्कृष्टता का युग, क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? इस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में क्या हो रहा था और इस काल के कुछ महान व्यक्ति कौन थे? 3 गो प्रश्न हैं और इसको 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो पहले देखते हैं ध्रुव और भविष्य, यही हैं 2 जिनके पास क्या है? इतिहास का काल यंत्र है, जिससे यह कहीं भी जा रहे हैं। अभी इन्होंने जस्ट पांड्य राज्य, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा चेर चोल पांड्य के बारे में, वहाँ की यात्रा से लौटे थे। सबसे लास्ट में क्या था? पांड्य राज्य था।
वहाँ उन्होंने भव्य बाजारों को देखा, नौका विहार किया और कुछ रोमन व्यापारियों से भी मिले जो मोतियाँ खरीद रहे थे। तो पांड्य लोग मोतियों का व्यापार करते थे, रोमन लोग से व्यापार करते थे। तो ये सब हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया। पुनः वो इतिहास काल यंत्र का उपयोग कर कुछ शताब्दियों की यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा क्या नगर पहले जैसे रहे होंगे, नगर जो है क्या पहले जैसे रहे होंगे, लोग और समाज कैसे होंगे, लोग और समाज कैसे होंगे, क्या उनमें परिवर्तन हुआ होगा, शासन प्रणाली कैसी होगी, क्या कोई नवीन साहित्य या कला देखने को मिलेगी। अभी वे इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा में ही थे, तभी इतिहास काल यंत्र उन्हें एक नवीन युग की ओर ले चला। अब ये है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ये क्या है? गुप्त साम्राज्य है और इसके पूरे के पूरे पूरब भाग में कामरूप राज्य क्या है? कामरूप राज्य है और इसके दक्षिण में वाकाटाका और पल्लव राज्य विकसित हो रहा है। ठीक है, तो वाकाटाका और पल्लव के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कामरूप राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति था जिसने वर्तमान असम के कुछ भागों पर शासन किया। तो कामरूप का राज्य कहाँ था? असम पे। वहीं पल्लव वंश ने सातवाहन वंश के पश्चात, पल्लव वंश क्या? सातवाहन वंश के पश्चात शक्ति प्राप्त की और कांचीपुरम को अपनी राजधानी, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाकर 9वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध तक शासन किया। ये क्या है? 9वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध तक शासन किया पल्लव वंश ने। और ये कांचीपुरम को क्या बनाए थे? अपना राजधानी बनाए थे। वाकाटाका राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य क्षेत्रों पर शासन किया। दक्षिण में जहाँ पल्लव थे, पूरब में जहाँ कामरूप थे, मध्य में वहीं वाकाटाक थे। मध्य क्षेत्रों पर शासन किया। उनकी राजधानी नंदीवर्धन वर्तमान नागपुर के समीप थी। क्या है? वर्तमान नागपुर के समीप थी। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य क्या थे? अत्यंत शक्तिशाली थे जो तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी सामान्य संवत तक समृद्ध एवं प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। तो तीसरी से छठी शताब्दी तक। इतना राज्य और साम्राज्य देखकर मेरा सिर घूम रहा है, मैं यह सब कैसे याद रख पाऊंगी। ध्रुव बोलता है, चिंता मत करो भविष्य, चलो पहले यह समझते हैं कि उस समय क्या हो रहा था, फिर हमें याद हो जाएगा। क्या उस समय की कोई वस्तु हमें अपने घर के समीप भी देखने को मिल सकती है? भविष्य बोलता। ध्रुव बोलता, चलो अपने काल यंत्र का प्रयोग करते हैं और पता लगाते हैं। भविष्य ने काल यंत्र इतिहास को सक्रिय किया और वो दोनों दिल्ली के महरौली पहुंच गए, जहां प्रसिद्ध क्या था? लौह स्तंभ था, जिसको कहते हैं दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ। पास ही टूर गाइड को सुनते हैं जो इस लौह स्तंभ की महत्ता बता रहा होता है। तो देखिए ये लौह स्तंभ है और ये है हमारा, जिस पे लिखा हुआ है कुछ। यह लौह स्तंभ 1600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। यह प्राचीन भारत के उन्नत धातु विज्ञान का प्रमाण है।
1600 वर्ष प्राचीन और अब तक इसमें जंग नहीं लगा। भविष्य बोले चलो इसे समीप से देखते हैं। भविष्य देखो क्या यही प्रसिद्ध लौह स्तंभ है? ध्रुव वाह, इस पर कुछ लिखा है पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसे किसने बनवाया होगा और क्यों? चलो सुनते हैं गाइड चाचा क्या बता रहे हैं। तो गाइड चाचा क्या बता रहे हैं कि यह 6 टन का स्तंभ गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थापित किया गया था। संभवतः इसे पहले मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी की गुफा के सम्मुख स्थापित किया गया था। यह उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जो उड़ीसा के आसपास है, उड़ीसा में है, उसी के सम्मुख स्थापित किया गया था और कुछ शताब्दियों के बाद दिल्ली लाया गया था। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित था और इस पे लिखे अभिलेख सम्राट की विजय गाथाओं का वर्णन करते हैं। और इस पे क्या है? यह विष्णु को समर्पित था और सम्राट की विजय गाथा भी था। यह तो बहुत रोचक है, दोनों बोलते हैं। हम इस सम्राट और उसके साम्राज्य के विषय में और अधिक जानने को उत्सुक हैं। आइए गुप्त साम्राज्य के इतिहास की रोमांचक यात्रा का आरंभ करें। तो दिल्ली के जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसको पहले कहाँ रखा गया था? उदयगिरी के पास रखा गया था, जिसको बाद में दिल्ली लाया गया। और इसको कौन बनाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनाए थे। और कितने टन का था? तो 6 टन का था। कितने टन का था? 6 टन का था। यदि किसी साइकिल को मात्र 1 वर्ष के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाएगा, परंतु यह स्तंभ शताब्दियों से खुले आकाश के नीचे खड़े रहने के उपरांत भी वैसा ही है। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को जानने का प्रयास किया है और उनका मानना है कि ऐसे स्तंभ के ऊपर एक विशिष्ट रासायनिक पतली परत के कारण है, जो एक विशेष प्रकार के लौह और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बना है। यह वो लोहा नहीं है जो ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। यह वो लोहा है जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया के बाद एक परत बना लेता है। यह परत लोहे को क्षरण से बचाती है। अब चलिए, गुप्त साम्राज्य का एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। 3री शताब्दी सामान्य संवत तक उपमहाद्वीप के उत्तर और उत्तर पश्चिम में फैला कुषाण साम्राज्य दुर्बल होने लगा। इसके पश्चात नए राज्यों का उदय हुआ। इससे एक नवीन काल की भूमिका बनी और गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आया। गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं, परंतु यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उनका उद्भव वर्तमान उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में शासक के रूप में हुआ। पहले ये छोटे राज्य थे, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति का उदय करते हैं और उसके बाद अपना इतिहास उनके आने वाले परवर्ती राजा लिखाते हैं, इसलिए ज़्यादा पुराना पता नहीं चलता। समय के साथ वे प्रभुत्वशाली हुए और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को अत्यंत विलक्षण माना जाता है, जिसमें अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिसकी छाप आज भी विद्यमान है। दिल्ली के लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख
नामक राजा का उल्लेख करता है। और ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। ध्यान रहे कि यह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। मौर्य का तो साम्राज्य 185 सामान्य संवत पूर्व में ही खत्म हो गया था, जो और शुंग वंश आ गया था। शुंग वंश आया, फिर बाद में सातवाहन वंश भी रहा। दक्षिण का तो इतिहास चलता रहा, जो अलग थलग ही रहा हमेशा। भले लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन उनका इतिहास एक अलग ही रहा। और उसके बाद फिर पुनर्गठन का काल में शुंग सातवाहन के बाद फिर हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वे गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। भगवान विष्णु के उपासक थे। उनके वाहक गरुड़ की आकृति विक्रमादित्य के अनेक अभिलेखों में मिलते हैं। ठीक है। क्या आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम में द्वितीय देखा? इतिहासकारों ने यह संख्या इसलिए जोड़ी क्योंकि उनसे पूर्व एक अन्य चंद्रगुप्त भी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ये भी चंद्रगुप्त ही थे, गुप्त ही थे, जिनका अर्थात उनके पितामह मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दादा तो उन्हें दादा बोलिए या बाबा बोलिए, कहीं कहीं बोला जाता है दादू बोलिए, जो भी बोलिए, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दादाजी का नाम भी चंद्रगुप्त था, इसलिए इन्हें द्वितीय कहा गया। भारतीय परिवारों में यह परंपरा आज भी कहीं कहीं देखी जा सकती है कि पहले पुत्र का नाम उसके पितामह के नाम पे रखा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वो भी क्या थे? प्रारंभिक विस्तार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। वे अपने सिक्कों और राजनीतिक गठबंधनों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके माध्यम से उन्हें शक्ति का केंद्रीकरण किया। तो सिक्का भी चलाए और राजनीतिक गठबंधन भी किए और सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। अब देखिए, ये स्वर्ण मुद्रा है जो गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी रानी कुमार देवी के साथ अंकित है। ये चंद्रगुप्त हो गए और ये कुमार देवी रानी हो गई। सिक्के के पृष्ठभाग में आसान पे विराजित देवी हैं, जिन्हें लक्ष्मी के रूप में पहचाना गया। इन्हें क्या माना गया है? लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी माना गया। और ये हो गए चंद्रगुप्त प्रथम और ये कुमार देवी। योद्धा शासक प्रयागराज में स्थित स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रस्ती भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा में है। तो पहले थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनकी रानी का नाम था कुमार देवी। उसके बाद उनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इस अभिलेख के मतलब पहले चंद्रगुप्त प्रथम हुए, उसके बाद समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दिल्ली का जो महरौली का लौह स्तंभ है इनका है और सिक्के वगैरह इनकी रानी का नाम था कुमार देवी। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो जुड़ा हुआ है समुद्रगुप्त से और दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो जुड़ा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो याद रखिएगा, ये तीनों अलग अलग तरीके से
हैं और उनके बारे में जानकारियाँ दी गई है। इस अभिलेख के लेखक राजकवि हरिसेन और समुद्रगुप्त का राजकवि कौन थे? हरिसेन थे। के अनुसार राजा की महत्वाकांक्षा, ये उनके क्या हो गए? कवि हो गए। जो राजा की महत्वाकांक्षा धरनी बंद होना या संपूर्ण पृथ्वी को एक करना था। उनका क्या महत्वाकांक्षा था? समुद्रगुप्त का महत्वाकांक्षा क्या था? कि धरनी बंद करना, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को एक करना। और ये किस पे लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयागराज से मिला है, उस पे लिखा गया है। इस उद्देश्य से उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ पराजित राजाओं द्वारा सम्राट की अधीनता स्वीकार करने और भेंट देने पे उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया। तो मतलब सम्राट की अगर अधीनता कोई स्वीकार कर ले और भेंट देना शुरू कर दे तो उसे पुनर्स्थापित कर दिया जाता था। कई अन्य राजाओं ने उनकी शक्ति से भयभीत होकर बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिया। भयभीत होकर हरिसेन द्वारा लिखित एक अभिलेख जो कहाँ है? प्रयाग राज में, और जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। हरिसेन ने यह भी लिखा है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने कला ज्ञान और व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिससे उनका राज्य समृद्ध और सफल बना। समुद्रगुप्त ने, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि समुद्रगुप्त ने एक सिक्के पर स्वयं को बीना बजाते हुए दर्शाया है। स्वयं को क्या दर्शाया? बीना बजाते हुए दर्शाया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। ये जब भी आप इतिहास कभी भी अगली कक्षाओं में कभी भी पढ़ेंगे तो ये बात जानकारी रहेगा तो आपको काफ़ी सुविधा मिलेगा। आपके विचार से राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को अभिलेखों के माध्यम से क्यों प्रस्तुत किया होगा? सिक्के पे वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त, ये वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त, और जिसके पृष्ठभाग पर देवी लक्ष्मी है। तो देवी लक्ष्मी यहाँ भी हैं और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर भी देवी लक्ष्मी का चित्र है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे विष्णु भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। तो कोई भी उपलब्धि अगर अभिलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तो वह ज़्यादा समय तक रहेगा और लोगों को पता चलेगा, तो इससे समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों बढ़ेगा। महत्वाकांक्षी राजा कभी कभी शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने और अपनी विरासत के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, और सबसे प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान के द्वारा किया गया था, जो इतिहास में कल्पित कहिए या दंत कथा कहिए या जो भी कहिए। जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा जुआ अगर कहीं खेला गया तो वो महाभारत का जुआ था, उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ जो है वो पिछले राजाओं जो पुनर्गठन का काल था उसमें पुष्य भीति भी करता है। तो ऐसे पहले जो बाहर के राजा आते थे वो अश्वमेध यज्ञ भी कराते थे। ऐसे आयोजनों की स्मृति में विशेष सिक्के बनवाए जाते थे और ऐसे आयोजनों की स्मृति में विशेष सिक्के भी बनवाए जाते थे। इस सिक्के पे एक यज्ञीय यश्व तथा सिक्के के पृष्ठभाग पर रानी को चवर सहित दर्शाया गया है ना? रानी को चवर सहित दर्शाया गया है। तो ये हो गया यज्ञीय
अश्व, और ये है चवर। माने क्या होता है? चवर माने होता है पंखा की तरह एक होता है जिसमें बहुत पतले पतले रेशे होते हैं। अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आप नालंदा के तरफ जाइएगा तो आपको चवर पकड़ी हुई यक्षिणी का मूर्ति बना हुआ दिखेगा आपको गेट पे। तो आप ये चवर देख सकते हैं कि ये पतले पतले बहुत रेशे से बने होते हैं और इसको पंखे की तरह राजा पे झला जाता था। कुछ साहित्यिक स्रोत शासकों, राज्यों और लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोत भी जो हैं वो शासक, राज्य और लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, जैसे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश अनुगंगा, मध्य गंगा घाटी, प्रयाग वर्तमान प्रयागराज, साकेत जिसको अयोध्या कहते थे, मगध जो वर्तमान का बिहार है। तो ये जो नाम है गुप्त वंश अनुगंगा, ये विष्णु पुराण का नाम है जो आज का मध्य गंगा का घाटी है। प्रयाग जो है विष्णु पुराण में है, अभी वो वर्तमान में प्रयागराज है। साकेत जो विष्णु पुराण में है वो अभी अयोध्या है। जो मगध नाम लिखा है वो वर्तमान बिहार है। तो ये विष्णु पुराण में कुछ नाम हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये जो नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है कि ये विष्णु पुराण में और आसपास के समस्त क्षेत्रों पर शासन करेगा। मतलब गुप्त वंश अनुगंगा जो हैं प्रयाग, साकेत, मगध ये सब पे क्षेत्रों पे शासन करते थे। लेकिन अपने उत्कर्ष पे गुप्त साम्राज्य ने वर्तमान उत्तर और पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के कुछ भागों पर भी शासन किया। तो गुप्त साम्राज्य कहाँ कहाँ था? उत्तर में, पश्चिम भारत में, मध्य में और कुछ पूर्वी भारत के कुछ भागों पर भी शासन किया। कक्षा 6 के अध्याय इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत में हमने अनेक स्रोत सूचीबद्ध किए हैं जो हमें अतीत को समझने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में अब तक हमने जिन स्रोतों का उल्लेख किया है उनकी एक सूची बनाइए। इस अध्याय में एक सूची बनाइए और स्रोत से प्राप्त जानकारी को लिखिए। तो एक तो है साहित्यिक स्रोत जो विष्णु पुराण हो गया, अभिलेख, लौह स्तंभ पे लिखा हुआ पाठ, सिक्के, ये सब क्या है? साहित्यिक स्रोत। और ये सब क्या हो गए? इतिहास के स्रोत हो गए। मतलब साहित्यिक स्रोत, सिक्के, अभिलेख और लौह स्तंभ, ये चार गो इसमें अभी तक हमने पढ़ा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल सेना जिसमें सैनिक, हाथी, घोड़े, महाराज और अन्य सहायक कर्मचारी हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान और ऊपर से भोजन की आपूर्ति का कार्य कितना विशाल रहा होगा। स्पष्ट रूप से अधीनस्थ राजाओं को इनकी व्यवस्था करने के लिए कहा जाता होगा। या तो जिस भी क्षेत्र से गुजरते होंगे उसमें के अधीनस्थ राजाओं को इसकी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, या वे अपनी व्यवस्था खुद भी करते होंगे या लेकर चलते होंगे। भारत का राजनीतिक मानचित्र लेकर उन वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहचान कीजिए जहां गुप्त शासकों ने शासन किया था। इन राज्यों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए और यह गणना कीजिए कि आपको कुल कितने राज्यों के बारे में पता चला। इसके पश्चात अपने मित्रों के साथ अपने अपने खोजे गए राज्यों की संख्या की तुलना कीजिए। तो अगर ये मित्र के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपको बाद में प्रश्न उत्तर के वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि कितने राज्य पर शासन था।
ये है विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी, ये घाघरा, ये गंगा, यहाँ देखिए प्रयाग, यहाँ काशी, यहाँ पाटलिपुत्र, यहाँ साकेत जिसको क्या कहेंगे अयोध्या, और ये वैशाली। ताम्रलिप्ति बंदरगाह काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो इसको ज़रूर याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताम्रलिप्ति। इंद्रप्रस्थ हो गया, उज्जैनी हो गया। ये क्या था? ये दिखा रहा है आपको गुप्त साम्राज्य का विस्तार। क्या दिखा रहा है? कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा। वाकाटक गुप्त शासकों के सहयोगी थे। गुप्त शासकों ने पूर्वी तट के कुछ भागों पे विजय प्राप्त की थी। इसमें पल्लवों के राज्य सम्मिलित थे, जिन्हें उन्होंने कुछ समय के लिए अपने अधीन कर लिया था। तो पल्लव के भी कुछ राज्य सम्मिलित है इसमें। ये जो पल्लव है इनके भी कुछ राज्य सम्मिलित हैं। और ताम्रलिप्ति क्या था? गुप्त वंश का एक बंदरगाह था पूरब में। ठीक है, कच्छ के रण तक भी शासन करते थे। तो बहुत सारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी का तो पूरा पार्ट ही हो गया, राजस्थान का पार्ट हो गया, कुछ गुजरात का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो राजस्थान हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे अगर कुछ पार्ट होगा तो महाराष्ट्र में भी चला जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट आ सकता है, झारखंड आ सकता है, बिहार आ सकता है, यहाँ पे यूपी हो गया, मतलब कि उत्तर प्रदेश हो गया, और ऊपर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब राज्य जो हैं गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आएंगे। गुप्त युग में भारतीय समाज के विषय में एक यात्री का वर्णन। चीनी यात्री फाहियान, जिसको फाहियान भी बोलते हैं, 5वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ में भारत की यात्रा की थी। तो किसकी यात्रा की थी? 5वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वह पवित्र बौद्ध धर्म स्थलों और ग्रंथों की पांडुलिपियां एकत्रित करने के लिए इस लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उनका कार्य क्या था? चीन से जो भी लोग आते थे वे पवित्र बौद्ध धर्म स्थल जाते थे, और बिहार के जितने भी बौद्ध धर्म स्थल पे जुड़े ग्रंथ और पांडुलिपियां होते थे उन्हें एकत्रित करते थे और लेकर चले जाते थे। इस लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा पर निकले थे, वह उन्हें वापस चीन ले जाना चाहते थे। फाहियान ने संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से यात्रा की। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी एक साम्राज्य का किए थे, संपूर्ण भारत में किया था। यहाँ की संस्कृति, शासन व्यवस्था और समाज को देखा और अपने अनुभवों तथा लेखों को अपने देश के लोगों और हमारे लिए भी लिपिबद्ध किया। अनुभव और लेख देश के अपने लोग और हमारे लिए क्या किया? लिपिबद्ध किया। उनका यात्रा वृत्तांत आज भी उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं उनका यात्रा वृत्तांत क्या कहता है। यहाँ उनके यात्रा वृत्तांत का एक अंश दिया गया है जिसमें गुप्त युग के बारे में उनकी टिप्पणी है। जहाँ मेगास्थनीज का इंडिका पढ़ेंगे उसमें मौर्य वंश के बारे में टिप्पणी है। वहीं अगर फाहियान का यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो उसमें गुप्त युग के बारे में टिप्पणी है। लोग अत्यधिक संख्या में प्रसन्न हैं। जो भी लोग प्रसन्न हैं वो अत्यधिक संख्या में। उन्हें पंजीकृत कराने या अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती।
मतलब उनका कोई पंजीकरण नहीं होता था। ठीक है। जो लोग राजकीय भूमि पे खेती करते हैं वे अपने अनाज का एक भाग कर के रूप में देते हैं। ठीक है। राजा के अंगरक्षकों और सेवकों को वेतन मिलता है। राजा के जो अंगरक्षक हुए और सेवक हुए उनको क्या मिलता था? वेतन मिलता था। तो राजकीय भूमि पे खेती करने पे कर देना पड़ता था, पंजीकरण नहीं होता था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और अंगरक्षक और सेवक को वेतन मिलता था। साम्राज्य के मध्य में नगर अर्थात गंगा के मैदानों में सबसे बड़े और निवासी धनी, समृद्ध, दयालु और धर्मनिष्ठ। साम्राज्य के मध्य में नगर था। वैश्य परिवार यानी व्यापारी या व्यवसायी के मुखिया दान और औषधि के लिए भवन बनवाते थे। किसके लिए? दान और औषधि के लिए। निर्धनों, अनाथों और रोगियों की देखभाल की जाती है। वैद्य उपचार करते हैं और निर्धन को भोजन एवं औषधि मिलती है। निर्धन को भोजन भी देते थे और औषधि भी देते थे। नगर में अनेक धनवान वरिष्ठ वैश्य और विदेशी व्यापारी रहते हैं जिनके घर सुंदर हैं। नगर में धनवान और वरिष्ठ वैश्य और विदेशी व्यापारी भी रहते हैं। ठीक है। गलियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा गया है। तो बहुत सारे बातों को यहाँ दिया गया है। जैसे लोग प्रसन्न थे, पंजीकृत नहीं करना पड़ता था उनको, मतलब पंजीकरण नहीं होता था। फिर राजकीय भूमि पे खेती करने पे कर देते थे। अंगरक्षक और सेवक को वेतन देते थे। मध्य में नगर होता था। अंगरक्षक और सेवक को वेतन देते थे। मध्य में नगर होता था और क्या थे कि यहाँ के निवासी धनी, समृद्ध, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। यहाँ के निवासी क्या थे? धनी भी थे, समृद्ध भी थे, दयालु भी थे और धर्मनिष्ठ भी थे। यहाँ के निवासी के बारे में बताया जा रहा है। व्यापारी के बारे में भी बता रहे हैं। ये दान भी देते थे और औषधि भवन बनवाते थे। औषधि भवन बनवाते थे जहाँ क्या था? निर्धनों को भोजन और औषधि दोनों दिया जाता था। तो व्यापारियों के बारे में भी दिया गया है और विदेशी व्यापारी के भी घर थे। ऐसा नहीं था कि उनको रहने के लिए घर नहीं बनाने दिया जाता था, बनाने दिया जाता था। और गलियों को व्यवस्थित रखा जाता था। तो इतनी बातें जो है यहाँ पे हो रहा था और आप इसको रिवीजन करने के लिए साइड में मैंने लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर दिए गए फासियन के यात्रा विवरण को पढ़िए और उनके द्वारा वर्णित समाज की मुख्य विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो यही सब क्या था? विशेषता था जो मैंने लिखा है। और अपने विचारों को लिखिए और सहपाठी मित्रों के साथ अपने लेख की तुलना कीजिए। यह देखकर आश्चर्य हो सकता है कि अन्य लोग एक ही अंश की कितनी भिन्न व्याख्या कर सकते। बहिष्कृत वह व्यक्ति जिसे किसी सामाजिक
बहिष्कृत क्या है? वह व्यक्ति है जिसे किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। वर्तमान संदर्भ में लोगों की एक श्रेणी जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थी और सामाजिक रूप से बहुत निम्न मानी जाती थी। तो कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था मतलब वो शूद्र नहीं थे, उन्हें वर्ण व्यवस्था से ही बाहर माना जाता था और वो उनको बहुत निम्न माना जाता था, इसलिए उनको बहिष्कृत कहते हैं। फासियन जैसे ऐतिहासिक विवरणों से लिए गए एक अंश मूल्यवान स्रोत है, हालांकि यह मात्र एक विशेष समय और समाज के, सबसे बड़ी बात इसमें क्या था कि यह एक विशेष समय पे था और समाज के सीमित वर्गों के प्रति ही लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो समय भी विशेष था, मतलब कोई एक समय में हो सकता है उसके आगे का काल इतना अच्छा ना हो, उसके पीछे का समय नहीं अच्छा हो। और समाज के, अगर नगर को देख रहा था तो समाज के कुछ सीमित वर्ग के बारे में ही उनका दृष्टिकोण था। हो सकता है कि गांव में रहने वाले लोग काफ़ी कष्ट में रहते हों। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपनी यात्रा वृत्तांत में फासियन ने चंडालों के साथ हुए कठोर व्यवहार का भी वर्णन किया। चंडाल उनको माना जाता था जो जिनको बहिष्कृत कर दिया जाता था, वर्ण व्यवस्था में उनकी कोई जगह नहीं होती थी, जिन्हें बहिष्कृत माना जाता था और जो नगर की सीमा से बाहर रहते थे। क्या रहते थे? नगर की सीमा से बाहर रहते थे और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। तो एक तो अगर बोला जाएगा कि जिनको भी चंडाल के बारे, आज यह शब्द सुनने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब पढ़ना है तो पढ़ना है। चंडाल लोगों के बारे में ये बोला जा रहा था कि उनके साथ कठोर व्यवहार होता था। दूसरी बात कि नगर की सीमा से बाहर रहते थे। और तीसरी बात कि उन्हें बहिष्कृत माना जाता था। क्या माना जाता था? बहिष्कृत माना जाता था। तो ये तीन बात जरूर याद रखिएगा कि ये उस समय का, और ये किनका दृष्टिकोण था? ये फासियन का दृष्टिकोण था। जिस प्रकार आपने फासियन के यात्रा वृत्तांत के अंश को अपने मित्रों से अलग ढंग से समझा, उसी तरह इतिहासकारों का एक समूह एक ही स्रोत की जांच करते समय अलग अलग तरह की व्याख्याएं कर सकता है। अपनी समझ को पुष्ट करने के लिए इतिहासकार फिर अन्य स्रोतों को देखते हैं। तो जो समझ बनता है उसको पुष्ट करने के लिए अन्य स्रोतों की तरफ देखते हैं और फिर उसको कंफर्म करते हैं कि यही सही है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले अनेक स्रोतों, दृष्टिकोणों और व्याख्याओं का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। तो आज हम इतना ही दूर तक पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की जो झलकियां हैं वो आगे हम और देखेंगे कि उनका शासन प्रशासन क्या था और नए राज्य की उपलब्धियां क्या थी और उनका बहुत सारा कला में क्या योगदान था, किस तरह का दरबार होता था और समृद्ध व्यापार कैसा चल रहा था, नवीन विचारों और उपलब्धियों का युग में क्या क्या हुआ था, आर्यभट्ट के बारे में, वराह मिहिर के बारे में और कालिदास जी के बारे में जानेंगे। उसके बाद सौंदर्य की खोज, फिर गुप्त वंश का पतन, जो भाग 3 में हम पढ़ाएंगे। भाग 2 में वहीं तक चलेगा और गुप्त वंश का पतन के देखते हुए हम फिर उनका कला को देखेंगे और थोड़ा इस चित्रों को थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। देखिए, कालिदास, प्रभावती गुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके पहले कौन रहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश, पल्लव वंश, कामरूप वंश, वाकाटक, ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे। तो भाग 3 में ये चीज़ें पढ़ेंगे। भाग 2 में हम पूरा गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हमने उनका अभी भाग 1 में लौह स्तंभ, फासियान का यात्रा वृत्तांत और थोड़ा बहुत कि कौन कौन पार्ट में गुप्त वंश का शासन था, ये सब हमने पढ़ लिया। उनके सिक्के कैसे थे और उनके प्रशस्ति कौन कौन थी। तो इस तरह से आप इसमें देखिएगा बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में। आप इसको थोड़ा सा डिटेल से 1-2 बार देखने का प्रयास करिएगा। फिर अगले भाग में हम गुप्त वंश के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये कालिदास जो लिखे हैं उसको ज़रूर डिटेल में ध्यान दे के पढ़िए।